और आप देख रहे हैं देश का सवाल, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज चलिए बात कर लेते हैं देश के सवाल में ईरान की क्या स्थिति है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी कर दी है। ईरान का साफ कहना है कि यह कदम इस क्षेत्र में बढ़ते अमेरिकी हस्तक्षेप और लगातार हो रहे हमलों के जवाब में उठाया गया है। तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया दर्शकों जब नियमों की अनदेखी करके जा रहे एक विदेशी जहाज पर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी गोली चला दी। इस एक फैसले और एक कार्रवाई ने पूरे दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। ईरान के कई तेवरों को देखकर लग रहा है कि वह झुकने को कतई तैयार नहीं है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या खाड़ी देश एक बार फिर महाजंग की आग में झुलसने वाले हैं? अगर खाड़ी में यह जंग तेज हुई तो इसका सीधा और सबसे बड़ा झटका वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की जेब पर लगने वाला है। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगनी तय है फिर से एक बार, जिससे भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम आसमान छू सकते हैं। जैसे ही डीजल के दाम बढ़ेंगे क्या होगा? परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिसका सीधा और साफ तौर पर असर हर छोटी बड़ी जरूरी चीज की कीमतों पर पड़ेगा। मध्य पूर्व से भारत आने वाली फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक की हम बात करना चाहेंगे और जरूरी कृषि उत्पादों की खेप में भारी देरी होगी, जिससे भारतीय किसानों और व्यापार जगत को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की पैनी नजरें इस रूट पर होकर टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के हॉर्मुज को बंद करके ब्लॉक करके सीधे तौर पर आर पार की जंग का ऐलान कर दिया ईरान ने। इस नाकाबंदी से दुनिया कैसे निपटेगी और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे बचाएगा? अब देश के सवाल पर आते हैं। चलिए सवाल नंबर 1, ईंधन की कमी से जिस तरीके से कैसे निपटेगा भारत। आपको बता दें कि दूसरा सवाल है, खेती के लिए जरूरी उर्वरक की आपूर्ति कैसे होगी। देश के सवाल में सवाल नंबर 3, बढ़ती महंगाई से निपटने के क्या है रास्ते। सवाल नंबर 4, भारत सप्लाई चेन को कैसे करेगा मैनेज। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल नंबर 5, आज देश के सवाल में ईरान और उर्वरक के मामले कितना सुरक्षित है देश। ईरान ईंधन और उर्वरक के मामले में कितना सुरक्षित है देश। और अब आपको चलिए बताने वाले हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अहम जानकारी। और हॉर्मुज स्ट्रोक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, पूरी बात को आज समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और खास जानकारी। हॉर्मुज बंद होने का भारत पर कितना असर, कच्चे तेल की सप्लाई पर बुरी तरीके से प्रभावित होगी। जी हाँ, चलिए एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अहम जानकारी देने की कोशिश करते हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत में महंगा होगा ईंधन, जाहिर सी बात है। और एक बार फिर से ये संकट के बादल गहरा सकते, केवल एक देश में नहीं सभी पर। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत में इसकी यहाँ पर जो सप्लाई चेन है वो बाधित होगी और एलपीजी और एलएनजी की भारी कमी होगी। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से देश जो है इस स्थितियों से निपटने की कोशिश करेगा। अब आपको बताते हैं कि हमारे देश पर महंगा तेल खरीदने से रुपए पर दबाव बढ़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण आज का पॉइंट है, रुपए पर प्रेशर बढ़ेगा दर्शकों। और अब क्या होगा? अब आपको बताएं कि जहाजों का वार रिस्क इंश्योरेंस होगा महंगा। जहाजों का वॉर रिस्क इंश्योरेंस अब महंगा होने वाला है, क्योंकि तनाव जो है वो चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। दोनों देशों का आर पार अब बदले का मूड है। दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। शिपिंग और बीमा लागत में होगी भारी बढ़ोतरी, और ये बढ़ोतरी होगी तो इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा दर्शकों। अब आते हैं अगली जानकारी। भारत का व्यापार संतुलन बिगड़ जाएगा। अभी जिस तरीके से स्थितियों को हमने नॉर्मल होते देखने की शुरुआत ही की थी कि फिर से ये दोनों देश भिड़ गए। अब आपको बताते हैं कि देश का चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ेगा। चालू खाता घाटा ये देश का तेजी से बढ़ेगा। इस पर सबसे बड़ी जो आफत है वो आ सकती है। आपको बताएं कि अब हॉर्मुज बंद होने से अमेरिका, नाइजीरिया, अल्जीरिया से होगा एलपीजी का आयात। पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि एलपीजी के लिए हम बाकी देशों की ओर भी कूच करेंगे। ये रहे तमाम नाम, अल्जीरिया, नाइजीरिया एंड अमेरिका। इन दोनों से एलपीजी का आयात काफी महंगा पड़ेगा। इन देशों से, माफ कीजिएगा, इन देशों से एलपीजी का आयात जो है वो काफी महंगा पड़ेगा। और आपको याद होगा कि अभी अभी अमेरिका से हमारी डील हुई। अब आगे क्या होगा, चलिए इस पर आते हैं। अमेरिका सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है, अभी अभी अमेरिका ने कहा। और फिर आपको आगे बताते हैं कि अब आगे और कौन कौन से दृश्य देखने को मिल सकते हैं। पश्चिमी देश ईंधन पर कड़े प्रतिबंध की मांग करेंगे। नेक्स्ट, दुनिया के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। अगली जानकारी, तेल भंडार खोलना पड़ सकता है। पश्चिमी देश ईरान पर जिस तरीके से यहां पर नजर लगाए हुए हैं।
और अब भारत को लंबा रास्ता तय करके ईंधन लाना पड़ सकता है। देखिए महंगाई बढ़ जाएगी, इसमें समय के साथ साथ भारी खर्च बढ़ सकता है। ये रहे तमाम इंपैक्ट्स बिकॉज ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट के दोबारा बंद होने पर क्या होगा असर भारत पर। अब चलिए अगले ग्राफिक्स पे आते हैं। ग्राफिक्स नंबर 3 हमारा है, हॉर्मुज आखिर इतना बड़ा क्यों है, ये भी चलिए आप जान लीजिए। और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री धमनियों में से एक है। आपको पता होगा 20 से 30% जो कच्चा तेल है इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का चौक पॉइंट है, पूरे दुनिया का ये चौक पॉइंट है। अगली जानकारी इसको लेकर क्या है, आखिर क्यों इतना बड़ा है ये हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का चौक पॉइंट है। ये खाड़ी देशों के लिए एकमात्र समुद्री रास्ता है। यहीं पर तो लड़ाई है, पूरी खाड़ी देशों की लड़ाई इसी पर आकर टिकी हुई है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई बाजारों में तेल सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो लाइफलाइन है ये, एशियाई बाजारों में की ये लाइफलाइन है। भारत 80% तेल खाड़ी देशों से खरीदता है और खाड़ी देशों की निर्भरता कहां है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर। तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे क्यों बड़ा है। अगली ग्राफिक्स पे आते हैं। क्या मंडरा रहा है न्यूक्लियर वॉर का खतरा, खाड़ी में एक परमाणु या पूर्ण पैमाने का युद्ध का खतरा है। अब क्या न्यूक्लियर वॉर होंगे, वेपन्स को तो हटाइए, साइड कर लीजिए। इजराइल अघोषित परमाणु शक्ति है, ईरान पर कर सकता है हमला। इजराइल जो है ईरान पर हमला कर सकता है। और देखिए नेतन्याहू भी बम बम होंगे, खुश होंगे, क्योंकि नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका ईरान में बातचीत ना हो। आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल के परमाणु रिएक्टरों को निशाना बना सकता है। ईरान जो है इजराइल के परमाणु रिएक्टर्स को निशाना बना सकता है। देखिए ये अलग मोड है युद्ध का, ये अलग मोड खतरनाक है, विध्वंसक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल दोनों देशों में परमाणु रिसाव का खतरा हो सकता है। ईरान और इजराइल इन देशों की लड़ाई जो है वो साफ तौर पर सामने आ सकती है और परमाणु रिसाव का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ईरान के पास नहीं है परमाणु हथियार लेकिन है बेहद करीब है, इसके बनाने के बेहद, इसी पर तो लड़ाई टिकी थी, आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या संदेश दिया ईरान को लेकर। आगे बढ़ते हैं। इजराइल अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर कर सकते हैं हमला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर कौन हमला कर सकता है, जाहिर सी बात है इजराइल और अमेरिका। इन्हीं दोनों के ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन से दुनिया अब तक ग्रसित है। आगे बढ़ते हैं। रशिया और चीन परोक्ष रूप से ईरान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। देखिए ये निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि हमने देखा स्ट्रेट टू द पॉइंट अभी तक जितना हुआ है, अब तक रशिया और चीन सामने नहीं आया, लेकिन अब आ सकते हैं, मदद के लिए आगे आ सकते हैं। क्योंकि अब अगर युद्ध होता है तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। ये मैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब जो युद्ध होगा वो विध्वंसक से भी विनाशकारी होगा। आप सोचिए पहले ही युद्ध जो है वो विध्वंसक हो चुका है, काफी बर्बादी हो गई। इजराइल अघोषित परमाणु शक्ति है, ईरान पर कर सकता है हमला। हमने आपको एक पॉइंट्स को बता दिया है, क्या है, क्यों इतना बड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब आगे क्या होगा, भारत कैसे इसको देख रहा है, भारत के पास क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है, व्हाट्स द रोड मैप। और अब रशिया और चीन परोक्ष रूप से ईरान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। तो क्यों मंडरा सकता है न्यूक्लियर वॉर का खतरा, इसी पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। न्यूक्लियर वॉर क्या होकर रहेगा, क्योंकि अब जो यहाँ पर सिचुएशन है वो आउट ऑफ द कंट्रोल होने वाला है। अब मुस्तफा खामनेई भी यहाँ पर सामने आ गए। और चलिए अब शुरू करते हैं, बहस की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ देश के सवाल में आज खास मेहमान की मौजूदगी है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रजनीश कुमार अर्थशास्त्री हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले मेरा रुख होगा ग्रुप कैप्टन सर आपके पास, क्या हालत है अब, ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी सर कर दी है, अब आप कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ, हालात नाजुक हैं लेकिन कहना पड़ेगा कि कंट्रोल में है। कंट्रोल में इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका जो है पृष्ठभूमि में अभी भी बातचीत करने का एक जो भरोसा है वो दे रहा है। शनिवार को और रविवार को अमेरिका के कुछ प्रतिनिधि ओमान के मस्कट में पहुंचे हुए हैं। ईरान से भी उनके जो विदेश मंत्री हैं वो ओमान पहुंचे हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत हो रही है या होगी वो डायरेक्टली तो शायद नहीं होगी, लेकिन लगता है कि ओमान की मध्यस्थता में पहली चीज जो मान ली जाएगी कि उभय पक्ष स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग पर या एक दूसरे के ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं करने की तरफ अपनी प्रतिबद्धता को फिर से रिवाइज करेंगे। ईरान ने कह दिया है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी शिप पर हमला नहीं करेगा, बशर्ते वो शिप जो है पहले रजिस्टर करके जाए
और रजिस्टर करने के लिए ईरान ने डिक्लेयर किया कि किसी भी टोल सुविधा शुल्क को नहीं लेगा। सिर्फ जाने वाले शिप को अपना जहाज का नाम, कौन देश का झंडा, कहाँ से आ रहा है, किस पोर्ट जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इतना बताना पड़ेगा। फिर ईरान ने कहा है कि वो उसको एक कंट्रोल नंबर दे देगा और ये हिदायत देगा कि वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन रखे, स्विच ऑफ ना करे। तो हो सकता है अगर बातचीत इसी दिशा में अग्रसर हो तो अमेरिका के जो हमले हो रहे हैं ईरान पर, वो भी आज या कल तक कुछ कम हो जाएं। जी बिल्कुल। और मेरा दूसरा सवाल सर आपसे होगा, मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन सर ने जवाबदेही अपनी तय कर दी कि आखिर अब अमेरिका और ईरान के साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि स्थितियां इतनी अभी विध्वंसक नहीं है। रजनीश कुमार हैं मेरे साथ, इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज इकोनॉमिस्ट। सर आपसे मेरा यही सवाल होगा कि चलिए अब बात कर लेते हैं व्यापार को लेकर सर, और हम अपने देश की बात करते हैं। सबसे पहले क्या असर पड़ेगा, कैसे देख रहे हैं इसको सर? इसका बहुत गहरा असर है। हाँ। और हम सब जानते हैं कि 85% हम अपनी ऑयल जरूरत, अपनी एनर्जी जरूरतों का हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम तकरीबन अपने ऑयल एनर्जी जरूरत के लिए हम बाहर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। और आजकल के जो सिचुएशन है उसमें हम कहें कि बुरी तरीके से हम डिपेंडेंट हैं। अब ऐसे में अगर मार्केट में, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ऑयल के प्राइसेस में अगर फर्क आ जाए या कोई डिसरप्शन हो जाए, कोई सप्लाई में इशू हो जाए, तो सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी को असर डालते हैं। हमने एक कैलकुलेशन करके रखा था कि हर $10 प्रति बैरल अगर तेल के कीमत में अगर इजाफा होता है तो तकरीबन हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 12 बिलियन से 14 बिलियन डॉलर तक चला जाता है। मतलब ह्यूजली डायरेक्टली अफेक्टेड है इससे। एलपीजी का प्रेशर हम जानते ही है कि हमारा 60% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और हॉर्मुज को इंटरनेशनल जो आईईए जो एक एजेंसी है उसने कहा था कि ये अब तक की एनर्जी इतिहास का सबसे भयानक एक डिसरप्शन है, अगर हम आज तक के हम पैनिक और उसको करें तो हमारे पास वैसे अभी तो पैनिक होने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म खिंचा, लंबा खिंचा, तो चूंकि हम बाहर पे डिपेंडेंट है, हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट, हमारा इन्फ्लेशन, हमारी रुपी सब पे अफेक्ट करेगा। हमने देखा होगा कि अभी जब क्रूड हमारे जब 72 से डॉलर तक आ गया था, उसके बाद फिर वापस ये 5% बढ़ गया। और इंडिया में आईएनआर गिरता जा रहा है और करंट अकाउंट डिफिसिट पे प्रेशर पड़ रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंडिया से बाहर पैसे निकाल के ले जा रहे हैं। इसका 2-3 वजह है, जिसमें एक वजह ये भी है कि हम बहुत ज्यादा फॉरेन पे डिपेंडेंट हैं और हमारे रुपी पे बहुत प्रेशर है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर किसी ने अगर डॉलर में यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो अभी अगर उसको 10 से 15% अगर रिटर्न भी मिल रहा है, तो अभी लिक्विडेट करके अगर अपने कंट्री में वापस पैसा ले जा रहा है तो उसको कुल मिलाकर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हो गया है ऑलरेडी। तो इसका असर बहुत बुरा है। और मैं तो ये कोशिश हम यही बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये वापस नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल सर, मना तो रहे हम, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल। क्योंकि मेरा सवाल दूसरा आपसे होगा, ग्रुप कैप्टन यूके देवराज सर, आपसे सर ये बताइए कि ये क्या तमाशा चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में? अगर मुस्तफा खामनेई सामने आकर ये कह रहे हैं, और आप देखिए नया नया बयान जारी किया गया है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से डेथ टू ट्रंप, डेथ टू अमेरिका, ये नारे लगाए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है कि मेरी 1000 मिसाइलें लोडेड है और लॉक है। इसका मतलब साफ है कि वो मतलब कभी भी ईरान पर वो मिसाइलें तान सकते हैं। तो सर ऐसे बयानबाजी से फर्क तो दूसरे कंट्रीज को पड़ रहा है ना। फिर से ईरान ने बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कब तक चलेगा सर ये ड्रामा? हाँ सृष्टि, हो ये रहा है कि जब अमेरिका से कोई बयान आता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप से बयान आता है, तो बयान जो है इनवेरिएबली थोड़ा भड़काऊ होते हैं। और कोई भी देश, ईरान भी ऐसे बयानों को सुनकर तिलमिला जाता है। तो ईरान का रेस्पॉन्स भी थोड़ा कड़वा होता है। अब ईरान ने कहा है कि 1000 मिसाइलें अमेरिका अगर दागेगा तो वो उसका कड़ा जवाब देगा। जाहिर बात है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर 1000 मिसाइल से हमला करता है तो ईरान के पास भी 1000 नहीं तो कुछ 100, 200, 300, 400 मिसाइलें, रॉकेट्स और ड्रोन तो हैं। और काउंटर जवाब में वो भी इनको दाग देगा अमेरिका के जो बेसेस हैं गल्फ कंट्रीज में। हम देख रहे हैं कैसे हमला हुआ कुवैत में, यूएई में।
जॉर्डन तक जाकर ईरान के मिसाइलों ने और ड्रोन्स ने हमले किए हैं अमेरिकन बेसिस में, जॉर्डन में जाकर। तो जवाब ईरान हमेशा देता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकी हथियार जो हैं ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं, और जवाबी कार्रवाई में जो ईरान के हथियार हैं थोड़े रिलेटिवली इसमें वॉरहेड एक्सप्लोसिव कंटेंट कम होता है, वो इतने एक्यूरेट भी नहीं होते हैं, लेकिन वो अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वार्निंग देना अमेरिका को कि हाँ। इससे आगे मत बढ़ो, उसमें सक्सेसफुल होता है। सृष्टि देखो, अगर हम पिछले 8 अप्रैल के बाद से देखें, हर बार मामले की जो शुरुआत है वो तब होती है जब अमेरिका चोरी छिपे एक जी सर। जहाज के कैप्टन को भ्रम करके चोरी छिपे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकालने की कोशिश करता है रात के अंधेरे में। अमेरिका क्या करता है, किसी एक देश के जहाज को कैप्टन को बोल देता है या उस शिप की कंपनी को बोल देता है, हम तुम्हें यूएस नेवी की प्रोटेक्शन में निकाल देंगे, तुम अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर दो, रात के अंधेरे में ओमान के तट से चिपक कर निकल जाना। और यहीं से शुरू होती है जवाबी कार्रवाई में। ईरान जो है उस जहाज के ऊपर 2 या 4 छोटे छोटे रॉकेट मिसाइल फायर कर देता है। उसके जवाबी कार्रवाई में अमेरिका जो है ईरान के बंदरगाहों पर 60 या 80 हमले कर देता है। उसके जवाब में ईरान जो है गल्फ कंट्रीज में अमेरिका की आर्मी नेवी बेसिस पर हमले कर देता है। तो ये जो साइकिल है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको बंद करने का, रोकने का एक ही तरीका है कि अमेरिका कुछ समय के लिए, कम से कम जैसे अभी कहा है कि 60 दिनों के लिए बातचीत चलेगी, यानी अगस्त के अंत तक अमेरिका बोले दुनिया के देशों को कि ठीक है जाओ, लेकिन जो ईरान ने हॉर्मुज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाई है वहां पे अपना नाम रजिस्टर करो और जाओ। हाँ। ईरान ने कहा है कि कोई टोल टैक्स नहीं लेगा। जी बिल्कुल सर। और रजनीश कुमार, आपसे मेरा सर यही सवाल होगा, अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। अगर हम इकोनॉमिक तौर पर देखें तो अमेरिका को डेंट पहुंचा है, भले वो अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर स्वीकार ना करे। ईरान को तो खैर क्या ही कहना, वो तो पूरा बर्बादी हो चुका, उसे तो उभरने में न जाने कितने साल लगेंगे। इवन अब जो बात सामने आई थी कि ईरान को यहाँ पर सहायता देंगे, ट्रंप ने इनकार कर दिया है। तो सर ऐसे में किसी भी देश की इस तरीके से कंगाली स्थिति क्या दर्शाती है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अमेरिका कभी भी कोई भी काम करता है तो वो बिना सोचे समझे नहीं करता है। और अच्छा। ये जो ट्रम्प का कोई भी स्टेटमेंट है, इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश है। अमेरिका ऑयल का एक्सपोर्टर है, और आप देखेंगे कि जब उनकी कंट्री पे अगर अगर परेशानी होती है तो वो डॉलर छापने लग जाते हैं। और हमारे यहाँ अगर हम डॉलर छापे, INR छापे, तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हो जाएगा, उनके यहाँ नहीं होगा, क्योंकि पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, जो ट्रेड है, वो अमेरिकन करेंसी डॉलर में होती है, तो वो सारा जाके वहां कंज्यूम हो जाता है। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अमेरिका जानबूझकर ये अपने फायदे के लिए कभी कभी थोड़े थोड़े टाइम में डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि शांत नहीं रहने दे रहा है। और जब ये आप देखेंगे कि जब भी लड़ाई होगा तो डॉलर इंडेक्स जो होता है वो मजबूत हो जाता है। तो जब डॉलर इंडेक्स मजबूत हो जाता है तो लोग हमारे जैसे कंट्री से, इंडिया से पैसे निकाल के, वियतनाम से पैसे निकाल के अपने US और कैपिटल मार्केट में जाके लगा देते हैं, क्योंकि उसको अच्छा रिटर्न मिलता है। अभी फेड अगर रेट हाई कर दे तो अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल में बहुत बड़े पैमाने पर हमारी कंट्री से, शेयर मार्केट से पैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाहर FII जिसको हम बोलते हैं, वो लेके और US में जाके इन्वेस्ट किया है उन लोगों ने। तो अगर ऐसा ही रहा और वहां डॉलर अगर मजबूत रहा और फेड ने रेट हाइक कर दिए, हमारी करेंसी अगर गिर गई तो फिर हमारे शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा वहां पे जाता रहेगा। हाँ, तो एक इसका सवाल मैं आपसे देखता हूं ही, देखिए आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स को रेज किया है सर। एक सवाल मेरा ले लीजिए, उसके बाद आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। अगर बात करें तो देखिए जाहिर सी बात है, वॉट एवर द सिचुएशन इज गोइंग ऑन, अब ऐसे में रुपए पर दबाव बनेगा। आप कैसे भाप रहे हैं इन स्थितियों को, क्या फिर करेगी सरकार?
बिल्कुल रुपए पे दबाव पड़ेगा और रुपए पे दबाव पड़ रहा है। हमने देखा जब हाँ। 1 अप्रैल 2025 में तकरीबन 85 के आसपास था और अभी आरबीआई के इतना सपोर्ट करने के बावजूद ये 95 के आसपास है। आप सोचिए रुपी इतना गिर गया है, वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी हो गया है रुपी। हाँ। और जब ये हॉर्मूज और ये तेल का डिसरप्शन हो, जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाए और हम जब पूरी तरीके से बाहर पे डिपेंडेंट है, मतलब 85% हम बाहर से ही हम खरीदते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाए तो हमें डॉलर चाहिए होता है ऑयल खरीदने के लिए, तो हमें और ज्यादा डॉलर चाहिए होता है, तो उससे क्या है रुपी पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो रुपी पे बहुत गहरा असर हो रहा है इसका। ठीक है देवनाथ सर, आई एम कमिंग बैक टू यू। देवनाथ सर, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आईआरजीसी के कमांडर को जो मारे जाने की अफवाह है, सर आपने भी इस बारे में पढ़ा होगा, अहमद वाहिदी आई एम टॉकिंग अबाउट, और एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी सर आपका भी इंडिया न्यूज पर, लेकिन एक सवाल बस मैं ले लेती हूँ यूके देवनाथ सर से, फिर आई विल कम बैक टू यू। सर अगर बात करें देवनाथ सर, अहमद वाहिदी के मारे जाने की जो चर्चा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं वो हमेशा से इजराइल की मोसाद या अमेरिका की सीआईए के निशाने पे रहे हैं। आईआरजीसी अपने कमांडर्स को बार बार इधर उधर एक लोकेशन पे नहीं रखते हैं, अलग अलग लोकेशन पे रखते हैं। और जब से ये युद्ध चालू हुआ है, ना सिर्फ आप देखिए, ना सिर्फ मुस्तफा खुमैनी वरन आईआरजीसी के जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप जनरल्स, ब्रिगेडियर्स हैं, वो भी पब्लिक अपीयरेंस से कतरा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि ईरान के अंदर ही काफी बड़ी तादाद में असंतुष्ट लोग हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1979 के पहले जब शाह ऑफ ईरान थे तो वह अमेरिका के और इजराइल के परम मित्र थे। और जब शाह ऑफ ईरान के टाइम में अमेरिकन कंपनीज जो हैं वही ईरान के कच्चे तेल का पूरा व्यवहार, कच्चे तेल को ड्रिलिंग करना, उसका रिफाइनिंग करना, रिफाइनरीज को चलाना, स्टोरेज, भंडारण, मार्केटिंग सब अमेरिकन कंपनीज करती थी। तो जो ईरानी उस वक्त अमेरिकन कंपनीज के साथ युक्त थे वो उस समय को अभी भी स्वर्णिम समय मानते हैं। तो यह लोग हमेशा अंदर की खबर, उनको एक बार ये जो ईरानी हैं लेकिन ये ईरान की जो प्रेजेंट सत्ता है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इनको जैसे ही पता लगता है कि ईरान का कोई नेता या आर्मी या आईआरजीसी का बड़ा मिलिट्री लीडर या न्यूक्लियर साइंटिस्ट आ रहा है, जा रहा है, तो ये तुरंत खबर दे देते हैं मोसाद को। तो अभी इन खबरों से होता क्या है, ईरान की पूरी टॉप जो लीडरशिप है, पहली लेयर और सेकंड लेयर, वो मजबूरन बाध्य हो रहे हैं कि पब्लिक अपीयरेंस से परहेज करें। इससे उनकी एफिशिएंसी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ जाती है, जाहिर बात है जी। ठीक है, प्रदीप कपूर सर मेरे साथ मौजूद है। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी, पूर्व राजनयिक हिज। सर आपसे मेरा सवाल यही है आज के देश के सवाल में कि सर जो सिचुएशन चल रहा है, जो पूरी दुनिया देख रही है, एक बार फिर से धमकी पर धमकी। मुस्तफा खामनी ने कहा कि यहाँ पर डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारे जाने का दावा किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से। और अब यहाँ पर ट्रंप ने कहा है कि मेरी 1000 मिसाइलें लोडेड है और लॉक है। सर कैसे देख रहे हैं, क्या फिर से हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बड़े विध्वंस की? सिचुएशन तो बहुत गंभीर है। हाँ। और गंभीर ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव आने का चांस बहुत कम है। दोनों तरफों से यही रहेगा मुद्दा कि हम कैसे लिंगरिंग बेसिस पे इसको आगे चलाते रहें, लो लेवल वॉरफेयर पे, कि ज़्यादा वो एकदम एक्सप्लोड ना कर जाए। तो वो सब चलता रहेगा, क्योंकि अमेरिका में नवंबर में इलेक्शंस होने हैं, मिड टर्म इलेक्शंस। इजराइल में अक्टूबर में होने हैं। ईरान में अंदरूनी जो स्थिति है बहुत नाजुक है। तो हर देश के लिए, तीनों देशों के लिए अभी अगर ये स्थिति में कुछ बहुत ज्यादा बदलाव आया तो बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो इसके लिए तीनों देश यही कोशिश करेंगे कि लुढ़कता रहे। और आप ये सोचिए कि पाकिस्तान जैसा अगर मीडिएटर हो, इंटरमीडिएटरी हो,
जो इतना ज़्यादा बैगेज है उनका, और जो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, टेररिस्ट स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, तो वो किसी भी तरह कोई सॉलिड लास्टिंग ट्रीटी नहीं करवा सकता, उनमें जी। क्षमता नहीं है। तो वो जैसे अमेरिका को एक कमरे में बुला के बात करेंगे कि भाई आपका क्या मैक्सिमल विश लिस्ट है, आप क्या चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अमेरिका अगर कह रहा होगा कि हमको उनका सारा न्यूक्लियर आर्सेनल को जो सारा कुछ यूरेनियम है उसको कब्जा करना है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए और हॉर्मुज को खुला रखना है, और फिर हम उनको कुछ पैसा देंगे, तो वो बोलेंगे 100 बिलियन डॉलर देंगे। वो बातचीत ऐसे चल रही थी कि 100 बिलियन से फिर 200 बिलियन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आपको भी बहुत पैसा मिलेगा क्योंकि काम तो सारा आपको करना है रिकंस्ट्रक्शन का ईरान में, तो आप इससे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा लेते। तो उन्होंने फिर 300 बिलियन मान लिया। तो सिमिलरली ईरान को भी एक कमरे में बुला के वो पूछते रहे कि आपके क्या मैक्सिमल डिमांड है। तो उन्होंने कहा हमको हॉर्मुज में ये चाहिए, हम उसमें अपना सारा टैक्सेस ड्यूज लगा सकें, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, और हमारे सैंक्शंस उठ जाएं, और हम अब न्यूक्लियर की बात अभी इस समय पे ना करें। तो वो जो एमओयू भी साइन हुआ है वो बहुत ही नेबुलस वेग सा है। इट इज नॉट अ कॉन्क्रीट एमओयू बिटवीन द टू साइड्स। सो देयर विल बी लॉट ऑफ एरियाज, ग्रे एरियाज, और दोनों तरफों से बहुत ज़्यादा डाउट रहेगा। इजराइल उसमें पार्टनर नहीं था, ये भी बहुत उसकी भारी खामी है, बहुत कमी है। तो अगर इजराइल पार्टनर है ही नहीं, और जब तक ईरान ये नहीं एग्री करता कि इजराइल को भी हक है एक देश की तरह जीने का, और हर जू को हक है जीने, हर ज्यूश आदमी को और औरत को जीने का हक है, तो पहला तो ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये होना चाहिए था। तो अभी इसमें हर देश के लिए कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ भी है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन चलता रहेगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन हर देश के अलग अलग रहेंगे। तो अभी ऑलरेडी देखा हमने कि इंटरप्रिटेशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फासला आ गया है, तो उसमें फिर झगड़ा चलता रहेगा, बमबारी चलती रहेगी, बट धमकियां भी चलती रहेंगी। और ईरान तो इट्स अ पराया स्टेट इन सो मेनी वेज कि उन्होंने जो उल्लंघन किया है वियना प्रोटोकॉल का, जेनीवा प्रोटोकॉल का, डिप्लोमेट्स के ऊपर जो अटैक्स किए उन्होंने, किडनैपिंग किया है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें की हैं, बॉम्बिंग की हुई है एम्बेसी के ऊपर। तो उसमें भी उनका कोई लिमिट नहीं है कि किस हद तक वो जाएंगे दूसरों को परेशान करने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। अमेरिका भी ऐसा ही देश है कि वो अपना राय दूसरों के ऊपर थोपना चाहता है और उसमें कोई लिमिट नहीं चाहता। तो अभी दोनों के बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं लिमिट्स टेस्ट, बट क्योंकि ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है चीन का और रशिया का, तो उसमें जीपीएस में जैसे बहुत सारे जो उनके लोग थे ईरान के अंदर, इजराइल के और अमेरिका के, वो सैटेलाइट जो फ़ोन यूज़ कर रहे थे, तो ईरान ने उनको जाके पकड़ के उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि चीन का उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मैपिंग करने के लिए कि कहाँ कहाँ पर ये लोग हैं। अभी भी बहुत सारे ईरानी लोग हैं, जैसे हमारे साथियों ने कहा, जो खबर पहुँचा रहे हैं। तो वो सब चलता रहेगा, बॉम्बिंग चलती रहेगी, बट लो ग्रेड जो असॉल्ट दोनों तरफ से वो जारी रहेगा। और नवंबर दिसंबर के बाद में अगर तो ट्रंप की पार्टी पावर में रहती है या उनको बहुमत मिल जाती है फिर से, तो फिर उस समय पे कुछ डिसाइसिव स्टेप्स लिए जाएंगे अमेरिका की तरफ से डेफिनेटली, इजराइल की तरफ से भी, और मेरे ख्याल से फिर ईरान भी उसका जवाब तगड़ा देगा चीन और रशिया की सहायता के साथ। ठीक है, धन्यवाद सर। आप तीनों रहिए मेरे साथ, एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ, फिर मैं डिबेट में वापस चर्चा के लिए लौटूंगी। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो चुका है। 71 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा है। कार्यालय ने निधन की आधिकारिक सूचना जारी की है, पुष्टि कर दी है, और जहां अमेरिका और इजराइल में शोक की लहर है। लिंडसे ग्राहम के निधन पर ट्रंप का भावुक संदेश है। सच्चे अमेरिकी देशभक्त थे, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है लिंडसे ग्राहम के लिए। अमेरिका का वरिष्ठ रिपब्लिकन सीनेटर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी लिंडसे ग्राहम का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि उनका निधन एक संक्षिप्त और अचानक हुई बीमारी के बाद हो गया है। हालांकि मौत के सटीक कारण को लेकर अभी कोई खुलासे नहीं हुए हैं, कोई विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आपको बताते चले
कि ग्राहम अमेरिकी विदेश नीति, इजरायल के समर्थन और ईरान को लेकर अपने कड़े रुख के लिए जाने जाते थे। उनके निधन के बाद अमेरिका और इजरायल के कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर उनकी मौत को लेकर अलग अलग दावे और साजिश संबंधी अटकलें भी सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मेरे साथ आज देश के सवाल में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। ग्रुप कैप्टन सर यूके देवनाथ सर, आपकी बारी सर। आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर ये भूमिका निभा रहे थे लिंडसे ग्राहम की बात करें। और देखिए सर, ये भी बात सामने आ रही, जैसा मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कि एक दिन पहले यहाँ पर ये वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिले थे। देवनाथ सर। हाँ, देखिए लिंडसे ग्राहम जो हैं डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मित्रों में से एक। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में हमेशा अपने को ऐसे मित्रों के साथ, एडवाइजर्स या कंसल्टेंट्स के साथ रखा जो कि हमेशा उनकी जो बातें हैं उसमें हाँ से हाँ मिलाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में पिछले फरवरी से लेकर अभी तक इस तरह के जितने एडवाइजर थे, चाहे अमेरिका के विदेश विभाग में हो, चाहे पेंटागन में हो, CIA में हो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उनको आस्ते आस्ते करके या तो रिजाइन करा दिया या उनको नॉट सो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। तो लिंडसे ग्राहम जो है वह अमेरिका में जो थोड़ा जैसे राइट विंगर्स ही कह लें कि वो अमेरिकन सुपरमेसी में यकीन करते थे। उनको यकीन था कि दुनिया के सारे देशों को दिशा दिखाना, गति देना अमेरिका का कर्तव्य है और अमेरिका ही भविष्य में दुनिया में बाकी जो देश हैं उनको लीड करेगा। ना सिर्फ यूरोप के देश वरन अश्वेत देश जैसे एशिया के देश, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश। ठीक है, वह इस डोनाल्ड ट्रंप इस सदमे से बहुत जल्दी उबर जाएंगे। बिजनेस हैं, उनको मालूम है कि दुनिया में गिव एंड टेक, आज खोना कल पाना हमेशा रहेगा। आप कल ही देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसा शानदार बयान दे देना है कि दुनिया भर के शेयर मार्केट जम कर जाएंगे और सब लोग लिंडसे ग्राहम को भूल जाएंगे। जी ठीक है। रजनीश कुमार सर मेरे साथ मौजूद है, अर्थशास्त्री हैं। रजनीश सर, देखिए आपसे मेरा ये सवाल होगा, अगर हम बात कर लेते हैं एक बार क्रूड ऑयल, चलिए हम मान लेते हैं कि एक बार फिर से बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ईरान ने ये कहा है कि बिना अनुमति के हॉर्मुज से जहाज गुजर रहे थे, यही वजह है कि हमें अगले आदेश तक इसे बंद करना पड़ा। और इधर आप देखिए IRGC के तमाम ठिकानों पर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की है बीते दिन। ऐसे में सर अगर बात कर लेते हैं हम, तो क्या आपका अनुभव कहता है कि एक बार फिर से क्रूड जितना महंगा हुआ था उससे अधिक उछाल हम देख सकते हैं, या फिर सिचुएशन जो है वो आसपास के रहने वाली है, मतलब कि बहुत ज्यादा महंगाई नहीं होगी, या फिर आप सोच रहे हैं बेतहाशा एक बार फिर से महंगाई होगी? क्या बताएंगे? देखिए, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एनर्जी उपभोक्ता भारत जैसे कंट्री, जहां 88% हम अपनी ऑयल जरूरतों का, एनर्जी जरूरतों का बाहर से इंपोर्ट करते हैं और 40 से 50% हमारा जो ऑयल आता है वो हॉर्मुज की तरफ से आता है। LNG का भी बहुत और LPG का भी बहुत बड़ा हिस्सा आता है। अगर ये संकट अगर 2 से 3 दिन का है तो बाजार में एक घबराहट पैदा करेगा, लेकिन अगर ये 2-3 सप्ताह चला गया, अगर ये 2-3 सप्ताह चला गया तो मेरा अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड फिर से $100 से $120 प्रति बैरल तक जा सकता है। इससे असर क्या होगा? इससे फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगा, मैरीन इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। मैंने आपका देखा था शुरू में, जो आपने डिटेल एनालिसिस करी थी इसकी, शिपिंग डिले होगा, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा और करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो डीजल में अगर इंक्रीज होता है तो वो डीजल फाइनली हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, क्योंकि डीजल से ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट होता है और जो फल और सब्जियां और दूध होती हैं वो ट्रांसपोर्ट महंगे होने की वजह से महंगी हो जाती है। तो मैं इसका जो असर देखता हूँ वो 5 चीजों पे देखता हूँ। पहला, पेट्रोल और डीजल पे। यदि जो पेट्रोल और जो क्रूड है वो $20 से $30 अगर महंगा हो गया तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे इसका सीधा असर पड़ेगा। और आपने अभी देखा होगा कि कुछ दिन पहले ऑयल के प्राइसेस में यहाँ पे डोमेस्टिक में पास किया गया था, मतलब कंज्यूमर को बढ़ाया गया था। तो हो सकता है कि सरकार फिर से टोल उसको अभी होल्ड ना कर पाए और जो इंक्रीज होगा हो सकता है कि वो बर्डन फिर से डाला जाए। दूसरा, महंगाई।
ट्रांसपोर्ट अगर महंगा होगा तो महंगाई, फल सब्जी दूध एफएमसीजी बिल्कुल सीमेंट बिल्कुल। स्टील जितने भी ये लॉजिस्टिक आइटम वाले हैं वो सारे महंगे हो जाएंगे। तीसरा मैं इसका असर देखता हूँ फर्टिलाइजर पे। नेचुरल गैस महंगा हो जाएगा, यूरिया का उत्पादन महंगा हो जाएगा, तो भारत को फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है। और चौथा, रुपी तेल आयात करने के लिए हमें अधिक डॉलर चाहिए। अब डॉलर अधिक चाहिए तो रुपए पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी हो गया है। और पिछले साल में और अभी हम अगर 2-3 महीने की बात करें तो लगातार एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, मतलब शेयर मार्केट से पैसा ले जा रहे हैं। तो हमारे स्टॉक मार्केट पे भी बहुत गहरा असर है। पांचवा, ग्रोथ का मैं देखता हूं कि अगर हमारी ऊर्जा महंगी हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी हो जाएंगी तो जो कॉर्पोरेट के मार्जिन्स है वो घट जाएंगे। कॉर्पोरेट के मार्जिन्स घट जाएंगे तो फिर जीडीपी भी प्रेशर पड़ेगा। तो मैं ये देखता हूं कि अगर ये 2-3 दिन में अगर ठीक हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो इसका बहुत सीवियर असर है। और ये 5-6 चीजों से इसका असर भारतीय इकोनॉमी पे बहुत गहरा पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि देखिए भारतीय इकोनॉमी पर पहले ही इसका खासा असर हम देख चुके हैं और फिर से अब देश तैयार नहीं है। प्रदीप कपूर सर, आपके पास मेरा रुख होगा। सर ये बताइए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान अड़ा है तो जाहिर सी बात है ट्रंप को यह बौखलाहट है कि मुझसे बड़ा कौन, और यही बड़प्पन की लड़ाई में ट्रंप जो है वो सब कुछ खोते जा रहे हैं। और ईरान लगातार, अब तो खैर सुप्रीम लीडर को खो चुका है, तमाम टॉप कमांडर्स को खो चुका है, उसे बस ये है बदला बदला बदला, और वही नारे लगाए जा रहे हैं। सर ऐसे में आप इजराइल को कैसे देख रहे हैं? इजराइल क्या ट्रंप को और प्रवोक करेगा कि ठीक है आप ईरान पर और दबाव बनाएंगे? कि हमने देखा था कि बीच में इजराइल के यहाँ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मुंह फुलाकर बैठे थे कि अमेरिका उनकी बात को नहीं सुन रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? सर प्लीज अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। इजराइल का मुद्दा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी उन्होंने यूएस को और ट्रंप को इस युद्ध में इन्वॉल्व किया था बड़े अच्छे पैमाने, बड़े स्ट्रॉन्ग पैमाने पे। और अब भी उत्साहित कर रहे हैं कि ये जो नारे लग रहे हैं, डेथ टू ट्रंप, डेथ टू अमेरिका, अमेरिका मुर्दाबाद, ट्रंप मुर्दाबाद जी, तो ये बहुत खतरनाक है। वो इजराइल बार बार अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें अब जो रिएक्शन रहेगा वो, अगर इलेक्शन नहीं होते इस समय पे नवंबर में और उसकी तैयारी नहीं चल रही होती, तो जो रिएक्शन है अमेरिका का थोड़ा स्ट्रांग होता है। बट उसमें ये हो गया है कि जो पहले आयरन डोम था और जो इनके एवैक्स थे और जो इनका शील्ड्स था और जो इनके स्टेल्थ प्लेन्स थे और स्टेल्थ ड्रोन्स थे जो नहीं रिकग्नाइज होते थे, वो अब बिकॉज ऑफ सपोर्ट, चीन का सपोर्ट है, रशिया का सपोर्ट है, तो ये जो जीपीएस वगैरह इनका था, जो सिस्टम्स हैं अमेरिकन सिस्टम्स और वेस्टर्न सिस्टम्स, उसको बाईपास करके अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ आप वो जो शील्ड्स वगैरह हैं और जो डोम्स वगैरह हैं उनको पेनिट्रेट कर लिया है आपने, और उसमें भी अलग अलग एल्गोरिदम क्रिएट कर लें कि ड्रोन्स भी अगर बहुत ज़्यादा पैमाने पे भेज दें एक साथ तो फिर वो ओवरवेल्म हो जाता है। तो उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड का और इजराइल का भी जो ये सारा शील्ड्स था वो बहुत डिग्रेड हो गया है। तो उसमें काफ़ी सारे मिसाइल्स और बॉम्ब्स पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो अभी वॉर जो है पहले एक तरफा था कि अमेरिका का पाला बहुत भारी था, इजराइल के साथ मिलके वो बहुत कुछ कर सकते थे। अभी उसमें अंतर आ गया कि काफ़ी ईरान भी उनको काफ़ी दिक्कत पहुंचा रहा है, काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है जी। और जो अमेरिकन बेसेस हैं पूरे गल्फ में, खाड़ी में, सारे देशों में, उनमें भी मिसाइल्स पहुंच रही हैं। तो कोई उनमें जो पहले एक्सपेक्टेशन था कि जो अमेरिकन अम्ब्रेला होगा, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, तो हम सब सेफ हैं, हम सब सिक्योर हैं, हमको कोई टच नहीं कर सकता, वो सब ईरान ने अब उस मिथ को एकदम तोड़ दिया है। तो इसके लिए उन देशों में भी बहुत ज़्यादा हलचली मची हुई है। यूएई की बातचीत चल रही थी इजराइल के साथ और नेतान्याहू के साथ, और यूएई में भी काफ़ी बम्स गिरे हैं जो यूएई अमेरिकन बेसिस पे। तो कोई भी देश इस समय पे सिक्योर नहीं है, अपने आप को सिक्योर नहीं कह सकता। तो उसमें जो हालात इतने बिगड़ रहे हैं, इलेक्शंस के बाद जो ये पकड़ेगा जोर वॉर, और क्या नतीजा होगा और क्या बॉम्ब्स यूज करेंगे दोनों साइड्स, वो सारा एकदम बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना रहेगा।
तो उसमें सिचुएशन बहुत जल्दी बिगड़ सकता है। तब तक तो ये लुढ़कता रहेगा, तो इजराइल जो मर्जी कोशिश कर ले। अब अमेरिका इस समय पे कुछ ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि अगर ट्रंप को इलेक्शंस में अभी पेश होना है, हारना नहीं है बुरी तरह, तो वो इस युद्ध में ज्यादा अभी ऊर्जा नहीं लगा सकता, सामग्री नहीं डाल सकता। तो ये स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति ऐसे लुढ़कती रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, ग्रुप कैप्टन सर यूके देवनाथ जी, मेरा आपसे यही सवाल होगा कि देखिए यहाँ पर ईरान के करीब 140 ठिकानों पर अमेरिका ने यह कहा कि हमने यहाँ पर दबाव बनाया और यहाँ पर तबाही मचाई है। अब ऐसे में ईरान ने यह कहा कि हमने भैया जवाबदेही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो सर मिसाइलों की बौछार जो है और हमले तो जो तेज हैं, वो अमेरिका लगातार वो कह रहे हैं कि हम हमले और जारी रखेंगे। एक तरफ आपको याद होगा अयातुल्लाह अली खामेनी के जनाजे में भीड़ को देखकर यही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने ये बयान जारी किया था कि मुझे नहीं पता था कि लोग इससे प्यार करते हैं, मुझे तो लगा कि लोग इससे नफरत करते हैं। तो सर ये मतलब डुप्लीकेसी वाले बयान ट्रंप देते हैं और यही वजह है कि कहा जाता है कि ट्रंप की दोहरी राजनीति, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। आप कैसे इसको देख रहे हैं? क्योंकि हमले और तेज होंगे ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। 140 ठिकाने सर बहुत होते हैं, केवल 11 जुलाई को इतने हमले किए गए, क्या कहेंगे? हाँ सृष्टि, हो ये रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर जब हमले करता है 2-3 चीज ख्याल रखता है। हाँ। एक तो अभी तक वो ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। आप देखेंगे जहाँ पे ईरान की ड्रिलिंग रिग्स है या ईरान की रिफाइनरीज हैं, ईरान के जो पंपिंग स्टेशन हैं, या जहाँ शिप्स जेटीज आकर कच्चा तेल लोड करती हैं, उन पर हमला नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा है, अमेरिकन ऑयल कंपनीज को ऐसा लग रहा है कि देर सवेर, चाहे आज या 1-2 साल के बाद, ईरान का जो कच्चे तेल का व्यवसाय है वो आस्ते आस्ते अमेरिकन ऑयल कंपनीज के पास आने वाला है। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन से दरखास्त की हुई है कि आप ईरान के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर लीजिए, रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, लेकिन ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला मत कीजिए। दूसरी चीज है कि अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए पिछले मंगलवार से ईरान के जितने पोर्ट्स हार्बर्स हैं, 8 बंदरगाह हैं ईरान के, उन पर नाकेबंदी की हुई है ताकि ईरान कच्चे तेल और गैस का एक्सपोर्ट ना कर पाए। इससे अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है, जो कि पहले से ही चरमराई हुई है और गिरने की कगार पर आ जाएगी। अमेरिका की CIA का दावा है, एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अब ईरान में मात्र 3 महीने का खाद्य सामग्री का भंडारण है। क्रिटिकल दवाइयां जो है खत्म हो चुकी हैं और जो भी सीरियस इलाज है उसके लिए किसी भी अस्पताल में दवाइयां नहीं है। तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान के लोग अंदर से ही अपने सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हाँ, अयातुल्लाह अली खमेनी के अंतिम यात्रा के दौरान जिस तरह से लाखों करोड़ों की भीड़ सामने आई, उससे डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा सदमा पहुंचा है, लेकिन उन्होंने अभी भी ये उम्मीद नहीं छोड़ी है कि एक दिन मोसाद की मदद से, CIA की मदद से ईरान के जो लोग हैं वो फिर से अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ जाएंगे, सरकारी इमारतों पर आग लगा देंगे, बसों में आग लगा देंगे, IRGC के जो छावनियां हैं उनको घेर लेंगे। जी ठीक है सर। रजनीश सर, देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ब्रेंट क्रूड की जो कीमत अगर हम बात करें तो $79 प्रति बैरल इट इज। अब ऐसे में कितनी तेजी से हमारे देश में महंगाई बढ़ सकती है? क्योंकि देखिए आम जनता यही सुनना चाहती है, आम जनता यही सुनना चाहती है कि अमेरिका ईरान में जो हो रहा है, 1 हफ्ते टाइम है, 2 हफ्ते टाइम है, कितने हफ्ते टाइम है? आम जनता कितनी जल्दी समझ जाए कि उसे पैसे की बचत करनी है? क्या लग रहा है सर? इसका असर तो दिख ही रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ। जब हम क्रूड की बात करते हैं तो क्रूड का 2 चीज है, एक सप्लाई और दूसरा प्राइस। हाँ। हम क्रूड के सप्लाई को भारत सरकार ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। पहले हम 27 देशों से हम इंपोर्ट करते थे, अभी 40 से ज्यादा देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। हाँ, दूसरे देशों से हम मंगाते हैं तो थोड़ा अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अगर हम ये हॉर्मुज और इराक और ये यहाँ से अगर मंगाते हैं तो थोड़ा सा हमें सस्ता पड़ता है, लेकिन सप्लाई हमने कंट्रोल किया हुआ है, प्राइस हमारे हाथ में नहीं है। अब जब
तीसरे बड़े हम एनर्जी के कंज्यूमर है, तो हमारे देश में वहां पे $10 का भी अगर फर्क हो तो एक यहाँ पे 1,40,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ता है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। आप सोचिए, तो ये अगर लंबा खिंचा तो जो अभी तो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के कंट्रोल में है, जो 4% के अंडर उनका टारगेट होता है वो है। लेकिन अगर ये लंबा खिंचा तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2-3 महीने लंबा रहा तो डेफिनेटली इसका असर दिखेगा, और हर तरीके से दिखेगा। इन्फ्लेशन पे भी दिखेगा और भारतीय इकोनॉमी पे भी दिखेगा। हमारे पास $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व जरूर है, लेकिन चूंकि हम इतने बड़े पैमाने पर हम बाहर से अपने ऑयल जरूरत के लिए डिपेंडेंट हैं कि हम उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल। और डिपेंडेंसी सर है देश की, यही वजह है कि चिंता और बढ़ गई है जनता की। अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि सरकार क्या एक बार फिर से दूसरे दौर से गुजरने को तैयार है। यूके देवनाथ सर, आई एम कमिंग बैक टू यू सर। अगर बात करें तो देखिए, भारत सरकार ने पहले की स्थितियों को संभाला। हमने देखा कि महंगाई बढ़ी, लेकिन सरकार ने यही संदेश दिया कि महंगाई सभी जगह बढ़ रही है, और अगर इन दोनों देशों के संघर्ष जारी रहते तो स्थितियां बहुत भयावह हो जाएगी, क्योंकि निर्भरता है सर। अब ऐसे में सर, आप क्या लगता है आपको, इस सरकार को क्या पहले ही स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए कि इन दोनों देशों की आफत जो है वो बरपेगी? हाँ, देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय ने बहुत पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस ले लिए थे। हाँ। पुरी जी ने पहले से ही बयान दिया था कि हमारे देश में हम स्ट्रेटेजिक ऑयल भंडारण आस्ते आस्ते 90 दिन का मेंटेन करेंगे। जब ये युद्ध चालू हुआ था तो हमारे पास 74 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल भंडारण था। मतलब जो कच्चा तेल आ रहा है, जो कच्चा तेल रिफाइनरीज में है, फिनिश्ड प्रोडक्ट पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इनका जो भंडारण है, और जो अल्टीमेट बल्क यूजर्स हैं, जैसे कि बड़े बड़े कारखाने हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल एविएशन, उनके पास हमेशा भंडारण रहता है। ऐसा आकलन किया गया था कि 8 अप्रैल तक वह भंडारण कम होते होते करीबन 59 डेज का रह गया था। लेकिन 8 अप्रैल के बाद ईरान की सरकार की मदद से काफी सारे एलपीजी टैंकर्स और कच्चा तेल लेकर शिप्स भारत पहुंचे। तो अभी हमारी हालत उतनी टेंशन में आएगी नहीं। जैसे आपने देखा कि भारत सरकार बाध्य हो गई थी कि 3 स्टेजेस में 1-1 रुपया, 3-3 रुपया, 2-2 रुपया बढ़ाकर, ऐसा होगा नहीं। ऑयल कंपनीज जो हैं वो अपनी जो डिविडेंड है, अपना जो प्रॉफिट है, उसको इस्तेमाल करके ऑयल की कीमत में जो इंक्रीज है उसको एब्जॉर्ब सर। माफी के साथ बीच में ही आपको टोक रही हूँ, लेकिन समय मुझे इतने की ही इजाजत दे रहा है। यूके देवनाथ सर, रजनीश कुमार सर और प्रदीप कपूर सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया देश के सवाल में जुड़ने के लिए और अपनी टिप्पणियों को दर्शकों तक साझा करने के लिए। और चलिए यहाँ रुकेंगे, छोड़